जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेकंड यूनिट का किए थे। आज हम दोस्तों क्या करेंगे, धातु एवं अधातु से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। और जैसा कि दोस्तों एग्जाम भी 25 तारीख से है एएलपी का, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सिर्फ जो 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसी को कवर करेंगे। जैसे कि दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक में कौन कौन सा आ जाता है, तो आज हम यहाँ पे धातु अधातु का क्वेश्चन कर दे रहे हैं। फिर कल हम क्या करेंगे दोस्तों, कल अगला क्लास में कोशिश करेंगे कि कल 2 वीडियो ले आए ताकि दोनों जो इंपॉर्टेंट है वो भी खत्म हो जाए। जैसे कि लाइट चैप्टर, जिसमें से परावर्तन अपवर्तन जो भी है वो सारा कुछ कर लेंगे। और अगला दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो हो सके तो कोशिश मैं करूंगा कि कल ये दोनों चैप्टर को मैं एक ही साथ 2 वीडियो बना के डाल दूं। और क्योंकि दोस्तों लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एएलपी के लिए। तो ये 2 टॉपिक को मैं कल कवर कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों बाकी का हम लोग देखते कवर कर लेंगे, जिसका लेट तक होगा एग्जाम। जैसे कि 25 तारीख से जिसका होगा वो तो ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लेंगे। और बाकी जिसका लेट से होगा वो सारे टॉपिक को कवर भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और साइंस का तुरंत पूरे का पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, यह गुणधर्म डैश कहलाता है। यह गुणधर्म डैश कहलाता है। यानी कि द मेटल्स कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो धातु का गुण क्या क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि धातु का जो गुण होता है वो क्या क्या होता है। धातु का गुण या प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु का गुण या तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी या तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं का गुण या तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात करें यहाँ पे, तो क्या दिया गया है, सोनोरिटी यानी कि ध्वन- ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब दोस्तों कि इसमें जो इसको हम क्या कह सकते हैं, सोनोरस। सोनोसिटी या तो सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें मधुर ध्वनि निकलेगा, साउंड जो निकलेगा वो मधुर मधुर ध्वनि निकलेगा। यानी कि जब हम सॉलिड को या लोहे को जब हम या धातु को पीटेंगे तो उसमें क्या करेगा, मधुर ध्वनि निकलेगा। यानी कि ध्वनि निकलेगा, साउंड जो निकलेगा वो मधुर होगा। यानी कि सॉफ्ट साउंड निकलेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो वो पहला हो गया, धातु का वो क्या हो गया, पहला गुण यहाँ पे दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, अघात वर्धनीयता, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। जिसे क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीट करके, धातु को पीट करके चादर में परिवर्तित करना। धातुओं को पीट करके क्या करना है, चादर में परिवर्तित करना या सीट में परिवर्तित करना। तो ये क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी यानी कि अगाध वर्धनीयता कहलाता है। तीसरा गुण की बात करें दोस्तों तो तन्यता। तीसरा क्या होता है, तन्यता। तो तन्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तन्यता या तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, जो कि यहाँ पे डक्टिलिटी दिया गया है। तो डक्टिलिटी क्या होता है दोस्तों, धातु को खींचकर तार में परिवर्तित करना। धातु को खींचकर तार में परिवर्तित करना या तो तार बनाना। तो ये होगी क्या, तन्यता। और अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, लक्सर, जिसे द्युति कहते हैं या तो चमक कहते हैं, साइनिंग। चमक या तो साइनिंग, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लक्सर कहा जाता है, यानी कि चमक। तो धातुओं में क्या होता है दोस्तों, चमक होता है। धातुओं में अक्सर देखा होगा, देखे होंगे और देखा होगा कि धातुओं में क्या होता है, धातुओं में क्या होता है, चमक होता है। धातुओं में क्या होता है, चमक होता है। धातुओं में चमक होता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टर होता है। विद्युत का क्या होता है, उष्मा और हीट दोनों का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल से मैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। यानी कि इसके थ्रू से करंट भी पास कर जाएगा और हीट भी पास कर जाएगा। इसके थ्रू से यानी कि धातु के थ्रू से हीट भी पास हो जाएगा, हीट भी पास हो जाएगा और करंट भी पास हो जाएगा। यानी कि सुचालक होगा, यानी कि कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें करंट पास नहीं होता है, कुछ धातु ऐसे भी होते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों अब क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोला गया है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, यह गुणधर्म क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा है कि मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि धातु को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा इसका गुण को, मेलेबिलिटी यानी कि अघात वर्धनीयता। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने पीछे बताया दोस्तों कि जब धातुओं को तार के रूप में खींच सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, यानी कि डक्टिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। और अगाध वर्धनीयता या तो मेलेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा दोस्तों। अभिक्रियाशीलता, अगर रिएक्टिविटी की बात करें दोस्तों, रिएक्टिविटी की बात करें या अभिक्रियाशीलता की, तो धातुओं में सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसका होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं दोस्तों, यानी कि क न क मांगे आलू। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटेशियम धातु का होता है। ये हमारा क्या है, पोटेशियम, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटेशियम का होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव या तो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी उसके बाद सोडियम होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे तत्व हैं। घुलनशीलता की बात करें दोस्तों, तो ये क्या धातु पानी में घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, धातु पानी में नहीं घुल सकता है। विद्युत तारों में एक अवरोधक प्रतिरोध, विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है जो आमतौर पर डैश होता है, जो आमतौर पर डैश होता है। तो वो क्या, यानी कि दोस्तों वो क्या होता है, वो क्या होता है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा या तो होम अप्लायंसेस या घर के यूज में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर यूज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी वायर यूज करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली जो वायर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वाइट, एक वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, और एक जो होता है क्या होता है, ब्लैक वायर होता है, क्या होता है, ब्लैक वायर होता है। अब इस वायर की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर में हमारा क्या होता है, एक्चुअली में वायर होता है, लेकिन ये जो बाहर से जो रेड रेड कलर का होता है, एक क्या होता है, परत चढ़ी होती है, क्या होता है, परत चढ़ी होती है। या तो इस ब्लैक वायर की बात करें, तो इस ब्लैक वायर के बाहर भी क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है, क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है। तो इस परत किस चीज का बनाया जाता है, ये परत जो है किस चीज का बनाया जाता है, तो वो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाया जाता है, यानी कि पीवीसी का बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाया जाता है, यानी कि पीवीसी का बनाया जाता है। तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, और ये क्या है, एक अधातु है। लेकिन अधातु के बावजूद, अधातु के बावजूद, अधातु के बावजूद इसमें क्या होता है, करंट पास होता है, इसमें क्या होता है, करंट पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती है, वे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने क्या स्टार्टिंग सबसे पहला क्वेश्चन में हमने क्या बताया दोस्तों कि जब धातुएं सुनाई देता है, यानी कि जब ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है, क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है, या तो ध्वन्यात्मक कहलाता है। शोभायमान मतलब दोस्तों चमक, हमने ये भी बताया कि धातु में क्या करता है, अक्सर चमकता है, धातु में क्या होता है, चमक होता है धातु में। तो ये इसका गुण हो गया। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, अघात वर्धनीयता, मेलेबल यानी कि जिसको हम टेम्परेचर बढ़ा करके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, या तो पीट पीट कर जिसे चादर में भी परिवर्तित कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब इतना इतना कमजोर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है कि उसको हम तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको दोस्तों यहाँ पे अन्य, यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी में नाम कुछ और हो सकता है। जैसे डक्टाइल में क्या हमने देखा, डक्टाइल में हमने देखा कि एक डक्टाइल का हिंदी क्या होता है, नमनीय भी होता है और तन्यता भी होता है। ये हिंदी में नाम बदल सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम डक्टाइल ही रहेगा, क्या रहेगा, डक्टाइल ही रहेगा। तो यहाँ पे हिंदी अगर रहे तो इसे इंग्लिश में चेंज करके आप देख लीजिएगा, ताकि इंग्लिश में आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी का दोस्तों अलग अलग नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी,
जिसे हम क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। मरकरी या तो पारा, इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। लेकिन दोस्तों मरकरी क्या है, एक धातु है। मरकरी क्या है, एक धातु है। मरकरी धातु होने के बावजूद भी ये कमरे के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर में क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे यानी कि कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। अब हम दोस्तों धातु की अगर हम बात, अधातु की बात करें, तो अधातु के अंदर में कौन अंतर्गत कौन आता है, ब्रोमीन आता है। कौन आता है, ब्रोमीन आता है, जिसको हम Br से दर्शाते हैं। जिसको Br से दर्शाते हैं, जिसको Br से दर्शाते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 35 है। कितना है, 35 है। और इसे दोस्तों ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। ये भी क्या होता है, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे। तो तो ये दो धातु कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो गैलियम और आयोडीन, बिल्कुल नहीं। गैलियम और ब्रोमीन, बिल्कुल नहीं। मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलेगी, रखने से पिघलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम हथेली पे रखने की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, गैलियम धातु होगा। क्या होगा, गैलियम धातु होगा। गैलियम धातु होगा। गैलियम की बात करें दोस्तों तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसको सिंबल क्या होता है, Ga से दर्शाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या 31 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। 31 होता है। तो ये दोस्तों एक ऐसा धातु है जिसे हथेली पे, जिसे हथेली पे रखने पर क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारा शरीर का क्या तापमान, हमारा शरीर की तापमान की बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट के आसपास है। तो अगर हम इस गैलियम धातु को हाथ पे रखते हैं तो हमारे हाथ का तापमान क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और ये क्या करेगा, पिघलना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चाकू होगा। चाकू से काटा जा सकता है। और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है। निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे, यानी कि जो हमारे दोस्तों क्षारीय धातु हमारा कौन सा कहलाता है, क्षारीय धातु की बात करें तो क्षारीय धातु जो हमारा ग्रुप 1 का तत्व है, ग्रुप 1 या समूह 1 की तत्व की बात करें तो क्या है हमारा, हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। ये हमारा क्या है, ग्रुप 1 का तत्व है। ग्रुप 1 का तत्व है। और ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रुप 1 का जो तत्व होता है वो क्षार धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। क्षार धातु। और इन क्षार धातु में से दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस को छोड़ के अब देखिए, सोडियम की बात करें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों को या इन सब धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब देखिए ऑप्शन को, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बिल्कुल नहीं। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बिल्कुल नहीं। जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बिल्कुल नहीं। यानी कि लिथियम, सोडियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, और पोटेशियम, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स और वायु ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। अंततः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो एक्स और वायु, वाई क्या क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रिएक्टिविटी से ही है। हमने क्या बताया कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा आगे होगा तो वो क्या हमने, क, न, क, मांगे, आलू, तो ये हमने बताया था। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण दोस्तों ये अगर वायु के संपर्क में भी आता है,
अगर ये पोटेशियम की बात कर ले, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये धातुएं अगर हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आने से, हवा के संपर्क या तो पानी के संपर्क, पानी संपर्क, हवा के संपर्क या तो पानी के संपर्क में, पानी के संपर्क में, पानी के संपर्क में आने से ये रिएक्शन कर लेता है, में आने से ये क्या करेगा, जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, यानी कि रिएक्टिव हो जाता है, यानी कि रिएक्शन कर लेता है, जल्दी आने से रिएक्टिव हो जाता है और जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए इसीलिए पोटेशियम और सोडियम दोनों धातु को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला तत्व क्या, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिक्रियाशीलता क्रम है, कौन सा सही अभिक्रियाशीलता क्रम है। अब यहाँ पे दोस्तों हम रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा बता ही देते हैं कि कौन अधिक रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो अभी हमने क्या बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज में क न क मांगे आलू, जिंक, उसके बाद आयरन भी कह सकते हैं, फिर पीबी हो जाएगा, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन के बाद क्या ले लें, कॉपर, कॉपर हो जाएगा, फिर Hg यानी कि मरकरी, Hg, फिर Au और Ag। Ag हमारा क्या है, सोना है, और सॉरी Ag हमारा सिल्वर है, Au सोना है, तो Ag पहले आएगा, यानी कि चांदी हमारा पहले होगा, सिल्वर सॉरी चांदी पहले होगा, सोना बाद में होगा, सोना क्या होगा, बाद में होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए दोस्तों, जो ऊपर तत्व है वो हाईली रिएक्टिव है, वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे ऑप्शन को देखिए क्या बोला गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयरन, तो आयरन कहाँ पे है, आयरन हमारा देखिए आयरन कहाँ पर है, यहाँ पे है, मैग्नीशियम कहाँ पर है, ऊपर में है, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है आयरन की तुलना में हाईली रिएक्टिव है, आयरन की तुलना में क्या है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम कहाँ पर है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब आगे देखिए दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन में क्या है, Mg, Mg है, Mg है, तो Mg जिधर मुंह खुला होगा दोस्तों, Mg की तरफ जो मुंह खुला होगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे Mg का इधर है, Mg किधर है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब Mg तो ठीक है, अगला तत्व हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, एल्युमिनियम है, जिंक है। अब देखिए एल्युमिनियम और जिंक के ऊपर कौन है, इन दोनों में से एल्युमिनियम हमारा क्या है, ऊपर है, जिंक कहाँ पर है, नीचे है, जिंक कहाँ पर है, नीचे है, यानी कि एल्युमिनियम जो है जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम देखिए सबसे ऊपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, यानी कि तीनों यहाँ से उठाया गया है, ये तीनों का यहाँ से उठाया गया है, तीनों को यहाँ से लिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन क्या हो जाएगा, सही सीरीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बाकी दोस्तों इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश के अनुपात में तैयार किया गया ताजा मिश्रण है, तैयार किया गया ताजा मिश्रण है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक होता है अम्लराज, एक क्या होता है, अम्लराज, जिसे क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा एक्वा रेजिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो तत्व होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी दो यौगिक होता है,
दो यौगिक कहने का मतलब है दो अम्ल मिलता है, दो अम्ल मिलता है। पहला क्या होता है, एक क्या होता है HCl अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, और दूसरा क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो यहाँ पे ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, ये HNO3 है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होता है, 3:1 के अनुपात में होगा। इनका अनुपात जो होता है 3:1 के अनुपात में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं, या तो एक्वा रेजिया भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस एक्वा रेजिया में क्या होता है, हम सोना को भी यानी कि गोल्ड को मेल्ट कर सकते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को मेल्ट किया जा सकता है। प्लेटिनम को मेल्ट किया जा सकता है या तो गलाया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है या गलाया जा सकता है, किया जाता है, जाता है दोस्तों, जा सकता है, क्या जाता है, किया जाता है। अब एक होता है दोस्तों अम्लों का राजा, एक क्या होता है, अम्लों का राजा। किसी के राजा का राजा नहीं होता है, एक राजा होता है, एक राजाओं का राजा, तो ये अम्लों का राजा है। तो अम्लों का राजा कौन है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अम्लों का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लों का राजा कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCl का अनुपात कितना में है, HCl और नाइट्रिक अम्ल का 3:1, तो 3:1 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयनिक आबंध डैश द्वारा बनता है, एक आयनिक आबंध डैश द्वारा बनता है। देखिए दोस्तों, आयनिक आयनिक आबंध अगर बनाना हो तो कैसे बनता है, जैसे कि देखिए हमने ले लिया कि सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, तो सोडियम धातु का संयोजकता कितना होता है, +1 होता है। और दूसरा हमने ले लिया अधातु क्लोरीन, तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, -1 होता है। क्लोरीन का संयोजकता क्या होता है, -1 होता है, और सोडियम का क्या होता है, +1 होता है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, जब ये दोनों आवेशित कण, दोनों का दोनों का जो आबंध है या आयन है, दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट है, विपरीत है। ये प्लस चार्ज में है, ये माइनस चार्ज में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करेगा, और ये NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे तत्व की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया विपरीत चार्ज होने के कारण आबंध बनाता है। अगर हम दूसरा तत्व की बात करें दोस्तों, जैसे कि H2O ले लिया हमने, जल, कि जल कैसे बनता है, तो जल हमारा क्या है दोस्तों, H+ आयन होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2- आयन होता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों का क्या है, ऑपोजिट में चार्ज है, ऑपोजिट 2- है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इस पे आ जाता है, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इस पे आ जाता है। इसका 1 है तो 1, तो ये इसका संयोजकता इस प्रकार से ये बनाता है। तो ये इसमें ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ये नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके अलावा हम क्या जानते हैं कि जो आयन या बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको भी, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसको इधर रख देते हैं हम। अब आयन का देखिए, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, जो रासायनिक बॉन्ड या आयनिक आबंध होते हैं, या केमिकल बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो 3 टाइप का होता है। बेसिकली क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स में होता है। क्या होता है, 3 टाइप्स में होता है। एक क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जो यहाँ पे दिया गया है, आयनिक बंध या आबंध, आयनिक बंध जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, कोवालेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है, अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। पृथ्वी की परत में देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, अर्थ है,
जैसे कि मान लिया कि हमने क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर में दोस्तों हमारा अनेकों प्रकार का चीज है, जैसे कि पानी है, तो कहीं कहीं हमारा क्या है, कोल है यानी कि कोयला है, फिर कहीं कहीं पे गोल्ड भी है, कहीं 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 पे हमारा क्या है, डायमंड भी है, डायमंड भी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के अंदर हमारा क्या है, अनेकों टाइप का चीज पाया जाता है, अनेकों तरह तरह का चीज जीव है, अनेक पदार्थ है, अनेकों पदार्थ है। तो जो भी अकार्बनिक पदार्थ होगा, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला के अलावा अन्य प्रकार के जितने भी दोस्तों, जितने भी पदार्थ हो गया, अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को, यानी कि अकार्बनिक तत्व कहने का मतलब दोस्तों जिसमें जिसमें कार्बन ना हो, तो जैसे कि पानी हो गया या अन्य प्रकार का जो पदार्थ होते हैं, तो वो हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो यहाँ पे खनिज यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा कोयला की बात करें जी, तो ये हमारा क्या है, कार्बनिक चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, अकार्बनिक, तो वो हमारा क्या है, खनिज है। तो खनिज की बात करें दोस्तों, तो खनिज हमारा क्या क्या, सोडियम भी हमारा क्या है, खनिज है, सोडियम भी क्या है, खनिज है। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये भी हमारा, क्लोराइड या क्लोरीन की बात करें ये भी खनिज है। कैल्शियम की बात करें ये भी हमारा क्या है, खनिज है। पोटेशियम की बात करें तो ये भी खनिज है, यानी कि क्लोराइड यानी कि Cl2, यानी कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे हमारा क्या कहलाएगा, खनिज ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम कोयला की बात करें या डायमंड की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्बनिक तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बनिक तत्व, कार्बनिक, कार्बनिक कंपाउंड या तो पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा क्या कहा जाता है दोस्तों, गैंग कहा जाता है, यानी कि अधात्री कहा जाता है, गैंग यानी कि अधात्री कहा जाता है। अगर हम बेसिकली गैंग या अधात्री की बात करें तो ये होता क्या है, तो देखिए बहुत से टाइप ऑफ क्या होते हैं, अयस्क होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, अयस्क होते हैं, जैसे कि लो अयस्क हो गया, ए- धात्विक अयस्क, बहुत प्रकार के अयस्क होते हैं। तो ये अयस्क में, ये जो अयस्क होते हैं, इस अयस्क में हमारे जैसे कि रेत भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, चूना, रेत, चूना, या तो चट्टानी पदार्थ पाया जाता है, चट्टानी, या तो चट्टानी पदार्थ भी पाया जाता है, चट्टानी पदार्थ भी पाया जाता है। तो इस अयस्क में जितने भी अशुद्धि पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये अशुद्धि पदार्थ, या जिसको हम अवांछित मिट्टी कह सकते हैं, अशुद्धि पदार्थ जैसे कि रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसे, तो ये अयस्क में मौजूद सभी को क्या कहा जाता है, इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। गैंग का क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। और इसी को देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे लोह अयस्क की, तो लोह अयस्क में लोह के साथ क्या होता है, बहुत से प्रकार के धूल कण मिले होते हैं। लोह अयस्क, क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं लोह अयस्क की। लोह अयस्क की बात करें तो लोह अयस्क में जैसे फेरोमैग्नेट हो गया, या तो मैग्नेटाइट हो गया, ये सब सब क्या है, लोह अयस्क का पार्टिकल है। मैग्नेटाइट हो गया, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ये सारे के सारे। तो इन लोह अयस्क से इसमें इसको निकालना पड़ेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, लोहा प्राप्त होगा। तो ये इनके साथ जो अशुद्धियां होता है वो क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये लोह अयस्क है। अब कैल्सिनेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोह अयस्क से हमें क्या करना है, इस अयस्क को अलग करना है, लोहा को अलग करना है, और जो अयस्क होता है इन अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना है। जो गैंग होता है अयस्क में, जो गैंग होता है उसे बाहर निकालना है। तो इस बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोह अयस्क को गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके इस अशुद्ध चीज को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो गर्म करके बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों रिफाइनिंग मतलब क्या है, रिफाइनिंग मतलब अशुद्धियों पदार्थों को अलग करना या छांटना कहलाएगा हमारा रिफाइनिंग। धातु कर्म क्या होता है दोस्तों, धातु कर्म
धातुओं को खनिज लवण से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। सिनेबार HGS किस धातु का एस्क है? किस धातु का एस्क है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि अभी जैसे कि लोह एस्क की बात करें तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका एस्क है? लोहा का एस्क है। किसका है? लोहा का एस्क है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो सिनेबार होता है, जिसमें देखिए HGS है, तो Hg हमारा क्या होता है? पारा या मरकरी होता है। पारा या क्या होता है? मरकरी होता है। तो HGS को पूरा का पूरा क्या कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है। और ये एक क्या है? ये हमारा क्या है? एक एस्क है। ये क्या है? एक एस्क है। तो यहां में इसमें से साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस एस्क के साथ कौन सा तत्व है? कौन सा धातु है? यानी कि मरकरी धातु है। तो ये पारा धातु हमारा क्या होगा? सिनेबार का एस्क हो जाएगा। क्या होगा? एस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट सुना होगा आपने? आपने बॉक्साइट सुना होगा कहीं पे? तो बॉक्साइट जो होता है बेसिकली ये एल्युमिनियम का एस्क होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का एस्क होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एस्क है ये। क्या है? एल्यूमिनियम का एस्क है। एल्यूमिनियम का एस्क है। सल्फाइड एस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या जाना जाता है? रोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक क्या हमने देखा? कैल्सिनेशन। क्या देखा हमने? कैल्सिनेशन देखा। दूसरा यहाँ पे क्या है? ये रोस्टिंग। क्या होता है? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है दोस्तों? इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके एस्क को बाहर निकाला जाता है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा। गर्म, गर्म किया जाएगा या तो जलाया जाएगा। गर्म किया जाएगा या तो जलाया जाएगा। और रोस्टिंग में क्या होता है? वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म किया जाता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या? वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु नहीं होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। और इसमें अब्सेंस यानी कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर में गर्म किया जाता है। बर्निंग मतलब क्या? जलाना होता है। हीटिंग मतलब गर्म करना। रोस्टिंग हमने देख लिया दोस्तों। ब्लेजिंग, ये रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, लोह एस्क का हमारा, लोह ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 होता है। अब इसको हमें अगर जोड़ना है तो यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ अगर जोड़ना है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? यानी कि इस ऑक्सीजन को, धातु को, इस धातु से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जो हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि जो लोहा से हाईली रिएक्टिव होगा, अभी हमने क्या देखा? क न क मांगे आलू, फिर जाके हमारा पीवी या एफई वगैरह था। तो जो एफई हमारा है क्या है? एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम इसको क्या करेगा? हटा देगा। तो ये क्या बना लेगा? Al2O3 बना लेगा। और यहाँ पे आयरन को क्या कर देगा? अलग कर देगा। क्या करेगा? अलग करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है। थर्मिट वेल्डिंग या तो थर्मिट रिएक्शन के थ्रू से किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। थर्मिट रिएक्शन। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि रेलवे पटरियों को जब जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें कौन सा वेल्डिंग किया जाता है? तो थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। कौन सा? थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, या तो थर्मिट रिएक्शन के माध्यम से या थ्रू से किया जाता है। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन डैश की एक पतली परत की लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए
एक विधि है, एक विधि है। तो देखिए दोस्तों, जसत लेपन, जस्त देखिए जसत, यानी कि जसत से मतलब क्या होगा, जिंक। जसत से जस्त यानी कि जिंक। तो जिंक का क्या किया जाता है, उसमें परत चढ़ाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, एक हमारा क्या है यहाँ पे, कोई आयरन है, आयरन का रॉड है या तो छड़ है। तो यहाँ पे इसको अगर हम खुली हवा में रखते हैं, तो खुली हवा में रखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इस जंग से बचाने के लिए, इस जंग से बचाने के लिए इस लोहे के ऊपर, इस लोहे के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, पतली लेयर चढ़ा दिया जाता है। जिंक का क्या किया जाता है, इसमें एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है, लेयर, पतली परत या तो लेयर जिंक का, किसका, जिंक का पतली लेयर या परत चढ़ा दिया जाता है ताकि लोहे में जंग न लग सके। तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है, हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो कौन कौन से तत्व है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों, इसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्टील जितने भी प्रकार का होगा, उसमें आयरन निश्चित रूप से होगा। आयरन क्या होगा, निश्चित रूप से ही होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आयरन के साथ साथ इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है, साथ ही साथ निकेल मिलाया जाता है, और इसमें दोस्तों कार्बन भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन। कार्बन क्यों दोस्तों, कार्बन कार्बन को हार्डनेस बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, इसमें कार्बन को हार्डनेस बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या क्या हमारा ऑप्शन क्या क्या है, तो ये सारे के सारे को जब मिलेगा तब हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। इसमें आयरन तो निश्चित रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये सुधियाँ किसी का कोई चमक लाने के लिए, क्रोमियम की बात करते हैं चमक लाता है, निकल की बात करते हैं धातु गुण बढ़ाता है, कार्बन भी क्या करता है, धातु गुण बढ़ाता है, यानी कि टफनेस को बढ़ाता है। कार्बन क्या है, टफनेस को बढ़ाता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड यानी कि तत्व मिल करके क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, आयरन तो निश्चित रहेगा, यानी कि क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। तो क्रोमियम और निकेल कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन है। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम दो या दो से अधिक धातु, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि आयरन था, आयरन के साथ क्या मिलाया, क्रोमियम मिलाया, क्रोमियम और उसके साथ क्या मिला, निकेल मिलाया, साथ ही साथ क्या मिलाया, इसमें कार्बन भी मिलाया गया, साथ ही साथ कार्बन मिलाया गया, तब जाके ये हमारा क्या बना, स्टेनलेस स्टील बना। क्या बना, स्टेनलेस स्टील बना। तो ये जो स्टेनलेस स्टील बना, ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रकार का धातु नहीं है, इसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, ये धातु है। तब जाके ये क्या बनेगा, मिश्र धातु बनेगा। और सबसे ज्यादा पूछे पूछे जाने वाला दोस्तों क्या होता है, पीतल का, यानी कि पीतल का जो होता है, ब्रॉन्ज होता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि उसका क्या होता है, मिश्र धातु का उसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। तो इससे रखना, याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, जिंक का, यानी कि जिंक का याद करने का तरीका क्या है, पिताजी। पिताजी एक क्या है, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, पिताजी। पी से क्या हो गया, पीतल, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज बोलेंगे, ब्रास कहते हैं। अब पी से क्या हो गया, पीतल, और त से क्या हो जाएगा, तांबा, तांबा, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर, सी कॉपर प्लस, जी से जिंक, जिंक यानी कि जस्ता, जिंक यानी कि क्या, जस्ता। तो पीतल में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, यानी कि तत्व होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल भी जो हमारा है एक क्या है, मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें दो से दो तत्व मिला है, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। तो यहाँ पे मिश्र धातु यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंपाउंड और यौगिक, यौगिक दोस्तों हम 9वीं क्लास में देख चुके हैं। पॉलीमर क्या है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक मोनोमर को मिलाया जाता है तो पॉलीमर पॉलीमर बनता है। रेशा हमारा क्या है दोस्तों, तंतु यानी कि धागा वगैरह बनाया जाता है तो रेशा कहलाता है वो।
चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे वायु में डैश के साथ अभिक्रिया करती हैं। डैश के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ये किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? तो ये देखिए दोस्तों, ये काली क्यों हो जाती है? देखिए, ये क्या होता है, जैसे कि सिल्वर है, तो सिल्वर जो है अधिकतर क्या होता है दोस्तों, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा इसमें दोस्तों, तो ये क्या करेगा, Ag2S बना लेगा और ये क्या होगा, ये काली काला दिखेगा। ये सन सब ये दोस्तों सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये काली दिखने लगता है। तो किसकी वजह से? सल्फर की वजह से, सल्फर की वजह से। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों ये वीडियो। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का सीरीज नहीं देखा है दोस्तों, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें दोस्तों मैंने सारे कंसेप्ट बता के रखा है कि किसमें कौन से तत्व का कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे जाके देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही वो प्रॉफिट देने वाला है और निश्चित ही से ही 1-2 मार्क्स या 3 से दोस्तों ये 5 मार्क्स तक भी बढ़ा सकता है, क्योंकि एएलपी में सबसे ज्यादा फिजिक्स पूछे जाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। अगर फिजिक्स देखिए दोस्तों, अगर साइंस की बात करें तो कितना है, लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएलपी में, जिसमें से दोस्तों 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिजिक्स के होंगे और 6 से 7 क्वेश्चन किसके होने वाला है, ये केमिस्ट्री का होगा। 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और 3 से 4 क्वेश्चन ये बायोलॉजी से होगा। 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा लगभग। ये लगभग रेंज दोस्तों इसी टाइप में होता है। तो आप वहाँ पे केमिस्ट्री का वेटेज देख करके जाके देख सकते हैं और देखिए दोस्तों, क्योंकि वो निश्चित रूप से वो स्कोर को आपका बढ़ाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बड़ी अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे यहाँ पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहां से भी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले